हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग दीपावली में बहुत धूमधाम से बम पटाखे फोड़ रहे होंगे और उस दीपावली को खूब आनंदमय अपने परिवार के साथ मना रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सिर्फ दियों के उजाले से और इलेक्ट्रिक लाइटों के उजाले से ही घर को ना जगमगाएं, अपने जीवन के भीतर भी ज्ञान की रोशनी लाएं, समझदारी का प्रकाश लेके आएं और प्रयास करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे और ना ही आप किसी के लिए दुखी हों। ये पंक्ति मेरी हमेशा याद रखना बच्चों, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष में हमें बहुत सारे ऐसे क्षण बिताने या अनुभव करने होते हैं जिससे हमारे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि ना हमें किसी का दिल दुखाना है और ना ही हमें किसी के लिए दुखी होना है। अपना आप बेस्ट दो, अपना आप 100% दो, अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। बस यही एक जीवन की सीख देते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा ये प्रयास है कि क्षितिज के 3 चैप्टर में आज आपको समझाऊं, जिसमें पहला है दो बैलों की कथा लहासा की ओर और उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, क्योंकि देखो 9th क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए होती है बच्चों, क्योंकि 10th की जो हम कह सकते हैं ना बाउंड्री बनती है, बाउंड्री सेंड जो कहेंगे ना बुनियाद, बाउंड्री तो सीमा हो गई, बुनियाद जो बनती है। ठीक है, तो वो बुनियाद जो किया है वो 9th ही है। अगर आप 9th से इन सारी चीज़ों को चैप्टर्स को समझने का प्रयास करेंगे, रूटीन बनाएंगे, तो 10th में आप हायर परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्षितिज का पहला चैप्टर जो है दो बैलों की कथा। आज की वीडियो में मैं इन 3 चैप्टरों को लूँगी और उसकी अगली वीडियो में बाकी के 3 अगले चैप्टर जो हैं, 6 पार्ट आपके आने वाले हैं। क्योंकि 8th के बाद एक बिल्कुल ही अलग ही माहौल होता है, अलग ही सिलेबस होता है, अलग ही पैटर्न होता है। तो आप इसको अच्छे से समझें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। राइटर हैं, लेखक हैं प्रेमचंद, मेरे बहुत ही प्रिय रचनाकार, कवि, लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार। ठीक है, जो भी इनको विशेषण दिए जाए कम है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हर चीज़ परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए भी पढ़नी चाहिए। मतलब आपको इतना अनुभव तो होना चाहिए, आपने एक बार प्रेमचंद को पढ़ा है तो आपको उनका मूल नाम तो याद होना चाहिए। मूल नाम था इनका धनपत राय। इनका जीवन अभावों में बीता। देखिए आज हम कई सारी सुविधाओं से संपन्न है, लेकिन पहले समय के जो लेखक हुआ करते थे, पहले के समय के जो लोग हुआ करते थे, अभावों से भरा इनका जीवन होता था। शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, ये तो इनके बारे में व्यक्तिगत परिचय है। इसके बाद देखिए, आप इतना याद रखिए, 1880 में इनका जन्म हुआ और मूल नाम इनका धनपत राय था। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये, अब प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। जैसे मैंने आपको बताया, उपन्यासकार इनको कहा जाता है, कहानीकार कहा जाता है, नाटककार कहा जाता है। 300 से अधिक कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। कहानी लिखने में तो इनकी मतलब इनको कोई मात दे ही नहीं सकता। इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानियाँ, और हर हर कहानी एक नीति परक, एक नीति संदेश देने वाली कहानियाँ लिखते थे। और यहाँ भी आज जो हम पढ़ने वाले, ये इनकी कहानी ही है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। ठीक है, ये तो हमने जाना प्रेमचंद के विषय में। अब आते हैं पाठ का सार। देखिए, ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पाठ को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका समझनी चाहिए। हमें यही पता चल जाएगा कि हमें किन पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है या प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो जैसे पाठसार में आते हैं, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन आती है, महत्वपूर्ण पंक्ति आती है कि प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी कि किसान समाज, देखिए भारत कृषि प्रधान देश है और अत्यधिक जनता, अत्यधिक जो हमारे कहें जीविका जो हमारी है वो किसानों के कारण ही डिपेंड है, निर्भर है। और हमारा जो समाज है, हमारा जो कृषक समाज है, ये जलवायु पर निर्भर करता है। तो पशुओं के भाव और किसान का कोई भी कार्य पशुओं के बिना नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों के आपसी भावात्मक संबंध का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि स्वतंत्रता सहज में ही नहीं मिलती। देखिए, कहानी के माध्यम से इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता की महत्वता को बताया है। जैसे आपने विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां सुनी हैं, उसमें पशुओं के माध्यम से ही नीतिपरक संदेश मनुष्य को दिए गए हैं। इसी प्रकार भी यहाँ पर कहानी तो बताई है, लेकिन हमको ये भी समझाया है कि जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता, आज जो हम ऐसे माहौल में सांस ले रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं या कुछ भी सही या गलत कर रहे हैं, इस माहौल के पीछे कितने लोगों की कुर्बानी है।
हमने उस स्वतंत्रता को कभी समझा ही नहीं, तो उसको उसको यहाँ पर समझाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 1857 1857 में भारत ने पहली बार क्रांति की थी, लेकिन हमें आज़ादी मिलते मिलते 1947 कई हजार साल हमें बाद कई सालों बाद हमें आज़ादी मिली। ठीक है, तो इस प्रकार परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली रूप से, परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, जहाँ पर मुझे कोई शब्द ऐसा लगेगा मैं आपको उसका मीनिंग जरूर बताऊंगी, क्योंकि आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश में कई शब्द ऐसे आ सकते हैं। तो इस प्रकार परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। आप ये याद रखेंगे कि दो बैलों की कथा एक कहानी विधा में है, क्योंकि जो गद्य विधाएं होती हैं वो कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, ठीक है, एकांकी, नाटक, इनमें होती है। तो ये किस विधा में लिखा गया है? ये कहानी विधा में लिखा गया है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि विष्णु शर्मा ने जिस प्रकार पंचतंत्र में पशुओं के उदाहरण देकर मनुष्य को एक सीख दी है, उसी प्रकार इन्होंने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का यहाँ पर उपयोग और विकास किया है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए चैप्टर के बारे में कि पाठ में किसान और पशुओं का संबंध बताया गया है। ये बताया है कि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिलती और इसके लिए हमें कई बार संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो चैप्टर में आते हैं। देखिए, पूरा चैप्टर मैं आपको नहीं बताऊंगी, वर्ड टू वर्ड नहीं बताऊंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे हम इसमें आते हैं स्टार्टिंग में, इसमें कैरेक्टर क्या है, पात्र हम समझते हैं। इसमें हीरा और मोती दो बैल हैं, इनके मालिक का नाम है झूरी और ये किसान है। ठीक है, तो झूरी नामक किसान के दो बैल हैं, हीरा और मोती, जो अत्यंत हष्टपुष्ट हैं, बलिष्ठ हैं, सुंदर हैं और उन दोनों में इतना भावनात्मक संबंध है कि वो एक दूसरे से मूक भाषा में बात करते हैं। तो मूक भाषा मतलब क्या होता है? मूक माने बिना वाणी की। ठीक है, बिना वाणी की भाषा, इशारे में आप कह सकते हैं, इशारे में एक दूसरे से बात करते हैं। अब वो कैसा व्यवहार करते हैं? वो एक दूसरे, जब वो खाना खाते हैं, खाना मीन्स चारा खाते हैं हीरा और मोती, तो एक साथ नाद में, नाद मतलब जहाँ पर खाना डाला जाता है वहाँ पर एक साथ मुंह डालते हैं, एक साथ हटा लेते हैं। और हल में जोते जाते समय, ये आप याद रखेंगे, हल में जोते जाते समय उनकी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा भार मेरी तरफ रहे। एक पशु का इस प्रकार प्रेम अपने मित्र के लिए, ठीक है, इनमें मित्रता बहुत अटूट है। और स्नेह जताने के लिए, प्रेम जताने के लिए कभी एक दूसरे को चाटते हैं तो कभी सूंघते हैं। ये तो उनका प्रेम हो गया। किसान झूरी जो है इनसे बहुत प्रेम करता है। ठीक है, और झूरी की एक पत्नी भी है और उसी की पत्नी का भाई यानी कि झूरी का साला जिसका नाम है गया। अब यहाँ पर कैरेक्टर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हीरा मोती बैल है, झूरी किसान है, उसकी पत्नी है और उसी की पत्नी का भाई यानी कि झूरी का साला जिसका नाम क्या है? गया। तो गया एक बार आता है और अपने खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने घर ले जाता है। ठीक है, तो रिश्तेदारी में पहले ऐसे ही होता था, जैसे आज लोग गाड़ी या अदर्स चीज़ मांग के ले जाते हैं किसी अपने रिश्तेदार से, रिलेटिव से, तो उस समय तो यही सब संपत्ति होती थी। तो जो गया है वो अपने जीजा यानी कि झूरी से दो बैल लेके जाता है, वही हीरा और मोती, और हीरा और मोती को लगता है कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन, कल्पना कीजिए, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत के अंदर आई, वो यहाँ पर बिजनेस करने आई, तो कई बार क्या हुआ, हमारे इंडियंस को ये फील हुआ, कई बार राजाओं का शासन था या किसी का भी शासन था, तो उनके अधीन जब काम करते थे तो हमारे इंडियंस को, हमारे भारतीयों को भी ये लगता था कि इन्होंने हमको अपना गुलाम बना लिया है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर देखिए, हीरा और मोती को जब झूरी अपने साले के साथ भेज देता है तो उन्हें ये लगता है कि ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है और हमको बेच रहा है। ठीक है, और हीरा और मोती वहाँ से क्या करते हैं? भागने का प्रयास करते हैं। अब वो एक दूसरे की आंखों की भाषा को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा कुछ बताया गया है कि बैल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, जहाँ पर यह समझाया गया है कि प्रेमचंद ने गधे की तुलना जो है वो किससे की है? संत से की है। अब संत मुनि से क्यों की है, मैं आपको ऐसी शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए, गधा क्या करता है? गधा हर स्थिति में समान रहता है। हम गधा उसको कहते हैं, समाज में गधा किसको कहा जाता है? जो बिल्कुल मूर्ख होता है। ठीक है, जड़ मूर्ख होता है उसको गधा कहा जाता है। जो बहुत सीधा होता है उसे गधा कहा जाता है। सीधा सेंस जो किसी का अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है फिर भी चुप रह रहा है। तो लेकिन अगर हम इसको डीप में देखें, है ना, डीप में एक छोटी सी चींटी पे अगर पैर
से मसली जाती है ना, तो वो भी काटने का प्रयास करती है। तो अगर इसको हम डीप में गहराई से सोचें तो गधा कितना बड़ा, अच्छा साधु संत और सामान्य मनुष्य में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? यही तो है कि जो संत लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, वो कोई भी व्यवहार, मतलब अपोजिट कहते हैं ना, न्यूटन का थर्ड लॉ ना, एनी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। तो ये मेथड कौन नहीं करता है? संत नहीं करता है। संत हर परिस्थिति में समान रहते हैं, सुख हो कोई बात नहीं, दुख हो कोई बात नहीं, ठीक है। तो गधा भी तो ऐसा ही करता है, गधा हर परिस्थिति में शांत रहता है। तो प्रेमचंद कितने मतलब कह सकते हैं कितनी गंभीरता से उन्होंने सोचा और गधे के उस रूढ़िवादी अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि गधा जो है वो क्या है, वो साधु संत ऋषि के समान है जो प्रत्येक परिस्थिति में एक सा रहता है। फिर उन्होंने कहा कि गधे का एक छोटा भाई भी है जिसे हम बैल कहते हैं। आपने देखा होगा ना कि जिसको चीज़ें बहुत लेट में समझ में आती है उसको बैल बुद्धि कहा जाता है ना, बैल बुद्धि कहा जाता है ना। तो उसने अगर प्रश्न आ जाए कि प्रेमचंद ने गधे का छोटा भाई किसे कहा है, तो किसे कहा है, या गधे से भी कम गधा किसे कहा है, बैल को कहा है, इसको याद रखेंगे। या बछिया का ताऊ किसे कहा है, बैल को कहा है। ठीक है, अब इतना हमने पढ़ के हमने आगे समझा कि हीरा और मोती को गया ले जाता है। ठीक है, ये झूरी काछी के दो बैल थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। दोनों मुख भाषा में एक दूसरे से सलाह करते थे। और ठीक है, अब जब वो गया ले जाता है उनको, तो वहाँ वो दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं। वहाँ पर बैल जो गया है वो उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। अब बुरा व्यवहार क्यों करेगा? क्योंकि वो अपने बैलों को तो अच्छा खाने को देता है, लेकिन गया जो है अपने बैलों को अच्छा खाने को देता है, अच्छा खली चारा देता है। लेकिन जो वो हैं कौन, हीरा और मोती हैं, उनको सूखा सूखा डाल देता है। तो वो तो स्वाभिमानी है, वो कुछ खाते भी नहीं हैं। और उसके बाद वो पगही तोड़ा के, रस्सी रस्सी तुड़ा के वापस आ जाते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, दोबारा आते हैं, तो फिर वो फिर वापस आते हैं। फिर वहाँ पर आता है गया, वापस आता है लेने और उनको दोबारा से ले जाता है। अब फिर दोबारा फिर भेजा जाता है। तो अब फिर उनकी भाषा, फिर आपस में प्रेम मिलाप होता है। तो ऐसे ही वो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है वहाँ पर। उसके बाद एक बार एक घटना होती है, वहाँ पर एक बच्ची है। कहते हैं कि वो बच्ची भी सौतेला व्यवहार सह रही होती, क्योंकि बच्ची की माँ नहीं है, उसकी सौतेली माँ है। ठीक है, तो बच्ची है भैरव की बेटी। ठीक है, बच्ची किसकी बेटी है? भैरव की बेटी है। यहाँ पर कहीं लिखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ले गया और ये है बच्ची। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब चुपचाप खड़े हैं क्योंकि उनको दोबारा लाया गया है, खूब मार पड़ी है उनको। और यहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जो उनको, ये लड़की भैरव की थी। किसकी थी? भैरव की थी। अब ये जानती थी कि सौतेला व्यवहार क्या होता है, क्योंकि इसकी सौतेली माँ थी। और हीरा और मोती के साथ भी सौतेला व्यवहार कौन कर रहा था? गया कर रहा था। तो ये लड़की जो है, छोटी बच्ची जो है, ये इसको अपने खाने से यहाँ रोटी दे जाती है, आधी आधी रोटी दे जाती है। तो उस रोटी से उनके भूख की मतलब जो पेट की भूख है वो तो नहीं मिट सकती, लेकिन जो उनके आत्मा को प्रेम चाहिए था, जो झूरी देता था, वही प्रेम उनको उस छोटी बच्ची से मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा इनको जान में जान आती है। वो प्यारी लड़की उनको रोज़ रोटियां खिला जाती है। और एक दिन क्या होता है कि उसको बड़ा गुस्सा आता है। किसे? कि मोती को बड़ा गुस्सा आता है कि एक दिन क्या करते हैं, इस मालकिन यानी कि जो लड़की को मारती है, उसकी सौतेली माँ है, इसको हम फेंक देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, तो हीरा कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। तो देखो प्रेमचंद ने यहाँ पर किससे बताया है? अपने चैप्टर के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से ये बताया है। क्योंकि पहले क्या होता था, स्त्री जाति पर जो है शारीरिक दंड दिया जाता था, या आप कह सकते हैं कि उन पर हाथ उठाया जाता था। उस समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो वो समझाने का प्रयास भी यहाँ पर प्रेमचंद ने किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब उनको फिर वो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं भाग पाते हैं। उनको मोटी रस्सी से बांधा गया है, क्योंकि दूसरी बार गया उनको वापस लेके आया है। तो एक दिन एक छोटी बच्ची उनकी रस्सियाँ खोल देती है और हीरा और मोती वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही भागते हैं, एक मटर का खेत आता है। मटर के खेत में फिर आपको पता ही है, आपने चैप्टर पढ़ा है, मटर के खेत में उनको सांड मिलता है। फिर दोनों में लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर हीरा और मोती क्या करते हैं, ये देखिए सांड वाला हिस्सा किस्सा है ना। तो हीरा और मोती एकता में, मतलब कहते हैं ना, एकता में दोनों मिलकर एक भारी भरकम सांड को हरा देते हैं। और यहाँ पर इस घटना से हमें ये सीख मिलती है
कि कितना भी भारी से भारी समस्या हमारे सामने, अगर हम मिलकर उस पर काम करें तो हम उससे निपट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो रास्ते रास्ते जा रहे होते हैं, उतने में फिर वहाँ पर जो मालिक, मटर के खेत के जो मालिक होते हैं, जो भी, तो वो लोग आ जाते हैं और उन्हें पकड़ के कांजी हौस से बंद करते हैं। अब है कांजी हौस। कांजी हौस किसे कहते हैं? जहाँ आवारा पशुओं को बंद करके रखा जाता है उसे कांजी हौस कहते हैं। ठीक है, तो कांजी हौस में उन्हें बांध दिया जाता है। कांजी हौस में वहाँ जब देखते हैं कि वहाँ पर हर प्रकार के जानवर हैं, वहाँ सब हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए, भैंसें हैं, बकरियाँ हैं, घोड़े हैं, गधे हैं और सब मुर्दों के समान पड़े हैं। तो ये स्थिति वहाँ पर देखते हैं, तो वहाँ पर फिर वो दीवार तोड़ने का प्रयास करते हैं। दीवार तोड़ भी डालते हैं और सारे जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन फिर अपना वहीं फंस जाते हैं। और अंततः फिर वहाँ पर उनकी बोली लगाई जाती है। एक दड़ियल नाम का कसाई कह सकते हैं, वो उनको लेने आता है, जिसको देखकर बहुत डर जाते हैं हीरा और मोती। और जब उनको वहाँ से ले जा रहा होता है तो रास्ते में उनको लगता है कि ये जाना पहचाना हमारा रास्ता है, उनको अपना गांव याद आता है। तो वो दड़ियल आदमी जो था उसको देख के डर तो रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको अपना क्षेत्र, अपना एरिया, अपना गांव दिखाई देता है, उनके पैरों में जान आ जाती है और भागकर सीधे अपने मालिक झूरी के आंगन में जाके खड़े हो जाते हैं। और वहाँ जाते ही वो प्रेम और वही सम्मान उनको मिलता है जो उनको चाहिए था। ठीक है, और दड़ियल को भगा देता है झूरी। और इस प्रकार देखिए कई संघर्षों के बाद उनको आज़ादी मिलती है, वो अपने मालिक के समीप आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर था। आप समझ गए। देखो, हमको कैरेक्टर याद करने हैं। पहला कैरेक्टर है झूरी, जिसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। उसका एक साला है जिसका नाम है गया। वो सिर्फ खेत जोतने के लिए बैलों को ले जाता है, लेकिन बैलों को लगता है कि हमें बेच दिया है, तो इसलिए उनके मन में थोड़ा नाराज़गी थी। वो वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, एक बार भाग के आते हैं, अपने मालिक के पास आते हैं, दोबारा फिर गया उनको पकड़ के ले जाता है और फिर वहाँ से फिर भागते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ सांड से लड़ते हैं। उसके बाद कांजी हौस में जाते हैं। कांजी हौस के बाद फिर एक दड़ियल खरीदता है, वहाँ से फिर वो घर पहचान के आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम प्रश्नों में डिस्कस करते हैं। कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? मैंने आपको बताया ना, कांजी हौस में जमा किया जाता था आवारा पशुओं को। क्यों? क्योंकि कांजी हौस से भी जानवरों की नीलामी की जाती थी। वहाँ पर देखना होता था कि हाजिरी मतलब क्या था, अटेंडेंस, ये पता चल सके कि कोई जानवर भागा तो नहीं है, ये पता चल सके कोई जानवर मर तो नहीं गया, क्योंकि उनके आगे खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता था, चारे के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता था। कुछ कुछ दिनों में कभी पानी दिखा दिया जाता था कि कहीं मर ना जाए। ठीक है, तो हाजिरी लेने के ये कारण हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि क्षितिज में 20-30 वर्ड्स यानी कि 20-30 शब्दों में आंसर लिखने को आते हैं। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि कोई पशु बीमार तो नहीं, कोई पशु भागा तो नहीं, ठीक है, और कोई मतलब भागने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ा है? मैंने आपको बताया कि छोटी बच्ची भैरव की लड़की थी और सौतेली माँ का व्यवहार जानती थी, और उसको लगता था कि गया भी बैलों के साथ क्या कर रहा है, हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इसलिए जैसा हमको जब अपना दुख, जैसा सामने का दुख सामने वाले का भी लगता है ना, तो अपने आप ही एक रिलेशन जुड़ जाता है। वही रिश्ता छोटी बच्ची का उन बैलों से था। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे एकता में शक्ति, नारी जाति के प्रति सम्मान, ठीक है, स्वतंत्रता प्रिय, हमें आज़ादी के प्रति भी हमेशा क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और पशुओं के प्रति प्रेम भावना दिखाइए, क्योंकि झूरी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है। निहत्थे पे वार नहीं करते हैं, ठीक है, वो किसी ऐसे पर वार नहीं करते हैं। और स्त्री जाति वाली बात इसने बताई। तो ऐसी बहुत सारी नीति विषयक, सच्ची मित्रता, ये नीति विषयक मूल्य इसमें उभर कर आए हैं। ठीक है, अगला है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया? मैंने आपको बताया ना कि रूढ़ अर्थ क्या है। देखो, रूढ़ मतलब क्या होता है, पुराने समय से चला आ रहा अर्थ। अब पुराने समय से चला आ रहा अर्थ क्या है गधे के प्रति? भाई कि मूर्ख होता है। लेकिन प्रेमचंद ने गधे को क्या कहा? ऋषि मुनि के समान कहा। क्यों कहा? मैंने आपको अभी कारण बताया था, आप पीछे जाके सुन सकते हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो सब परिस्थिति में समान रहते हैं, तो ऐसा ही गधा भी है। ठीक है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? वो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, वो एक दूसरे से प्रेम मिलाप करते हैं, नाद में एक साथ चारा खाते हैं, एक साथ मुंह उठाते हैं, एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर प्रेम मिलाप करते हैं। और जब हीरा और मोती मिलकर सांड का सामना करते हैं और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो ये उनकी गहरी दोस्ती की कुछ घटनाएं हैं। अगला है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करो। मैंने आपको अभी बताया था कि ये रचना तब की गई है। देखिए, 1880 में इनका जन्म, 1880 में, और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो आज़ादी से पहले की घटना है। आज़ादी से पहले तो भारतीयों की हालत बहुत बुरी थी, तो स्त्रियों की तो भूल ही जाओ। तो स्त्रियों की जो उस समय हालत थी उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये पंक्ति यहाँ पे डाली है कि औरत जात पर सींग चलाना, अर्थात औरत पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने सीधे क्या कह दिया कि हमारी जाति का ये कर्म नहीं है। जानवरों के माध्यम से कहलवा दिया कि जानवर भी स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते, जबकि पशु मतलब पशु नहीं उठाते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा कृत्य करते हैं, तो कितनी गलत बात है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह दिखा दिया। जैसे झूरी का उनके प्रति प्रेम करना। अब हीरा और मोती को खाने के लिए गया के घर भी मिल रहा था, लेकिन गया के घर उनको वो प्रेम नहीं मिल रहा था जो उनको झूरी से मिलता था। तो ये आपसी संबंध है। ठीक है, और उसके बाद अगला है प्रश्न, ये सब आशय स्पष्ट करे वाले हैं। गुप्त शक्ति जीवों में श्रेष्ठता। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया था, क्योंकि वो उनके व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक है, यह है इसका आंसर। और इसमें आप देखिए पात्र याद करेंगे। किसी भी कहानी में हमें क्या करना है, पात्र याद रखने, घटनाएं याद रखनी है कि हीरा और मोती दो बैल हैं जो बहुत अच्छे मित्र हैं, आपस में झूरी से प्रेम करते हैं, झूरी के बैल हैं। गया उनको ले जाता है, वहाँ से स्थिति ऐसी बनती है, एक छोटी बच्ची मिलती है, सौतेला व्यवहार के कारण वो भी उनके साथ काजी हाउस में जानवर की मदद करते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी है, ये है पूरा ये चैप्टर का सार। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की ओर। ठीक है, तो अगला चैप्टर है राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, ल्हासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन के विषय में जानते हैं थोड़ा बहुत। इनका जन्म 1893 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये ब्राह्मण जाति के थे। इनका नाम केदार पांडे था, मूल नाम, लेकिन इन्होंने 1930 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसमें के बहुत सारे राइटरों ने लेखकों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, तो 1930 में जब इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की या ग्रहण किया, तो उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, राहुल सांकृत्यायन, और उनका मूल नाम क्या था, केदार पांडे। बस यहाँ तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, जो धर्म की शिक्षा प्राप्त करने यहाँ से श्रीलंका जाएंगे, यानी कि उनमें कौन सी प्रवृत्ति होगी, घुमक्कड़ प्रवृत्ति होगी। और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति मतलब देखिए, आजकल का घूमना और उस समय के लेखकों का घूमने बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जब हम घूमने कहीं जाते हैं तो वहाँ के विषय में जानते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, नई नई भाषा सीखते हैं, नए व्यंजन देखते हैं, वहाँ के भौगोलिक विभिन्नताओं को देखते हैं, कल्चर संस्कृति विभिन्नताओं को देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ माहौल था। ठीक है, उनका तो ऐसा ही जीवन था, घुमक्कड़ी उनका स्वभाव था, वो घूमते रहते थे। इसमें लिखा है ना कि मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। ठीक है, आजकल की तरह नहीं कि आप घूमने कहीं जा रहे हो और आप सिर्फ फ़ोन की मेमोरी बढ़ा रहे हो सेल्फी खींच के। ठीक है, तो आते हैं पाठसार में। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। देखिए, छद्म मतलब होता है ढोंग। ठीक है, छद्म का मतलब क्या होता है, छद्म का मतलब होता है ढोंग। तो किस वेश में की थी, एक ढोंगी के रूप में की थी। किस रूप में, भिखारी के रूप में। ठीक है, अब क्यों की थी इसमें आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है, उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो आपसे यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें क्या हैं कि भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने एक भिखारी के रूप में ये यात्रा की, और ल्हासा की ओर चैप्टर का नेम है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, दो बैलों की कथा, वो कहानी विधा में लिखी गई थी, और ये ल्हासा की ओर किस विधा में लिखा गया है, यात्रा वृत्तांत। वृत्तांत माने होता है विवरण, किसका विवरण, यात्रा का विवरण। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर में, मुख्य मुख्य चीज़ें जानेंगे, फिर प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पहला है नेपाल तिब्बत मार्ग कि उन्होंने कहाँ से यात्रा की। ठीक है, नेपाल तिब्बत मार्ग से यात्रा की, तो राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले उस समय के दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है कि उन दिनों फरी कलिंगपोंग का रास्ता बंद था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत से हिंदुस्तानी वस्तुओं का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियाँ और किले भी थे। कालांतर में फौजी मकानों के जर्जर हो जाने के कारण वहाँ पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। ऐसे ही जर्जर किले के पास लेखक ने अपने मित्रों के साथ चाय पीने का आनंद लिया। ठीक है, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब तिब्बत का सामाजिक जीवन देखते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न आएगा, तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा है। तिब्बत में पर्दा प्रथा, जातिपात, छुआछूत आदि नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, उनमें क्या नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, जाति पाति छुआछूत आदि नहीं होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर उस घर की महिला से अपनी चाय बनवा सकता है या खुद बना सकता है। लोग चोरी के डर से
भिखारी को घर में नहीं घुसने देते। यहाँ किसी घर की बहू या सास को मक्खन, सोडा और नमक देने पर वह उसे चोणी में मथ कर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रखकर दे देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेखक की यात्रा की शुरुआत। लेखक की यात्रा कैसे होती है? तो उस समय जो एक तिब्बती आदमी राहदारी यात्रा करने का सफ़र मांगने आता है, तो सुमति कौन है? इसमें लेखक का मित्र है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के मित्र का क्या नाम है? सुमति। आप याद रखेंगे क्या नाम है? सुमति। और सुमति की जान पहचान होने के कारण भिखमंगे के वेश में गए थे। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में किस वेश में यात्रा की थी? भिखमंगे के वेश में। लेकिन सुमति की वहाँ पहचान है, तो इस वजह से थोंगला के आखिरी गांव में उनको रहने की अच्छी जगह मिल गई, थोंगला में। ठीक है, कहाँ मिली? थोंगला। तब उन्हें याद आया कि हम 5 साल पहले भी इसी रास्ते से लौटे थे, लेकिन उस समय सज्जन आदमी के वेश में होने के कारण भी उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिला, क्योंकि उनको कोई जान पहचान नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं, निर्जन स्थल डांडे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डांडे वाला आ रहा है ये हिस्सा। तो डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है, जो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अंडरलाइन करेंगे आप, कितने हज़ार फीट की ऊंचाई पर है? 16-17 हज़ार की फीट ऊंचाई पर स्थित है। अब लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान निर्जन है। यहाँ नदियाँ, निर्जन मतलब जहाँ लोग नहीं है, निर उपसर्ग है, जन मूल शब्द है। ठीक है, यहाँ नदियों तथा पहाड़ों के घुमाव के कारण मीलों दूर तक आदमियों के दर्शन नहीं होते, इसलिए यह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। अब देखो डांडा की किससे क्यों आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे आप लोग। काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। लोगों को डाकुओं का भय रहता है। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों करते थे बताऊं? ऐसा इसलिए करते, देखो डाकू को सिर्फ लूट मार करनी थी, तो अपना मुंह छुपा के लूट भी कर सकते थे। लेकिन वहाँ क्या था? वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें, तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वहाँ जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच की भेदभावना नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं था, लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती थी। देखिए, आप सब कुछ पैसे से चलता है। अगर खुफिया विभाग या पुलिस पर खर्चा नहीं करेगी सरकार, तो वो काम क्यों करेगी? हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं था, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते थे। सोचिए, हमारे भारत के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार रखना, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, और हमको एक एक कारतूस, एक एक गोली का हिसाब भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि हमने कहाँ यूज़ की थी। ठीक है, तो बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लोग लेकर घूमते थे, क्योंकि कोई कानून था नहीं। और आप सोचिए कि अगर एक एक लाठी के समान अगर हर कोई बंदूक रखने लगे, तो सामने वाले से कई बार लड़ाई हो तो सीधे क्या निकलेगी? बंदूक निकलेगी। इसलिए लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगों के वेश में थे। जैसे उनको डाकुओं का भय होता था, जहाँ कहीं भी उन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती थी, मतलब डाकुओं की जैसी, तो वे अपनी टोपी उतारकर जीभ बाहर निकालकर भिखारियों की तरह, वहाँ की लोकल भाषा में कहते थे, कुची कुची एक पैसा। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने यात्रा तय करी और बचे डाकुओं से, क्योंकि डाकू लोग अब भिखारियों पर अपनी बंदूक की गोली क्यों वेस्ट करते हैं ना। अब अगला है, लेखक रास्ता भटक जाता है। लेखक रास्ता भटक जाता है क्योंकि घोड़े से चल रहे हैं। देखिए, ये वाला पैराग्राफ है। समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर सारे जानवर। अब देखो, एक हमने पढ़ा था अभी, डांडे पढ़ रहे थे ना, तो उसकी हाइट में एक क्या है, देखिए हमारे वहाँ भी उत्तराखंड में भी हाइट पे, जो ऊंचाई पर हमारे वहाँ मंदिर बनाए जाते हैं, उस मंदिर की ऊंचाई के बाद किसी का मकान आपको नहीं मिलेगा। सबसे गांव में ऊंचा स्थान जो होगा वहाँ मंदिरों का होता है। तो ऐसे ही डांडे में भी एक ऊंचा स्थान है, जहाँ पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सुसज्जित था, मंदिर बनाया गया था। डांडे के दक्षिण से पूरब से पश्चिम तक हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थी। यही सबसे ऊंची जगह पर डांडे के देवता का स्थान था। आप याद रखेंगे, जो ये रंग बिरंगे जानवरों की हड्डियों से सजाया गया है, झंडियों से सजाया गया है, ये क्या है? उस समय का, ठीक है, वहाँ पर डांडे के देवता का स्थान है। और उसके आगे उतराई थी, मतलब ढलान था। तो लेखक लंकुर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। इसका रीज़न ये था कि वो जो दोनों घोड़े में घूम रहे थे, उनका घोड़ा थोड़ा धीमे चल रहा था, और जो उनके मित्र थे सुमति, उनका फास्ट चल रहा था। और आप जानते हैं पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं, दो बाटी दो पार्टी, दो पार्टी सेंस, दो दो रास्ते हर कोने पे कटते हैं। तो ऐसे रास्ता भटक गए थे। फिर रास्ता पूछ के लेखक वापस आते हैं और 4 बजे तक पहुंचते हैं। सुमति के पास पहुंचते, सुमति गुस्से से लाल हो रहा था कि उतनी लेट क्यों किया। तो फिर लेखक बताता है कि मेरा घोड़ा भटक गया था, और ये सुनकर सुमति का गुस्सा शांत हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तिंगरी के मैदान में। ठीक है, ये देखिए तिंगरी के मैदान में क्या होता है। तिंगरी के मैदान विशाल मैदान थे। यह मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लगता है। टापू किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, या चारों तरफ से पहाड़ से। टापू मतलब बीच का एक हिस्सा ऐसा। ठीक है,
मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाले पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। अंडरलाइन करेंगे आप, क्या नाम था? तिंगरी समाधि गिरी। ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। वहां पर सुमति के अनेक यजमान थे। उनको बोध गया से लाए हुए कपड़ों की बत्तियां के यानी कि डंडे से बांधकर बनाया गया एक धार्मिक चिन्ह, जैसे हमारे रक्षा का धागा होता है ना, रक्षा का धागा, वैसी बौद्ध धर्म में होते हैं गंडे। तो जैसे हमारे वहाँ कोई अगर तीर्थ स्थल जाता है तो वहाँ से प्रसाद के नाम पर कुछ भी लेके आता है तो उसे हम बड़ा पवित्र मानते हैं और अपने पास रखते हैं। और ऐसा ही कार्य अगर जैसे हमारे यहाँ दशहरा देने पंडित जी आते हैं या नव संवत्सर सुनाने कोई पंडित जी आते हैं तो हम उन्हें भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही जो सुमति था वो बौद्ध धर्म का पंडित था, तो वो अपने अपने यजमानों के वहाँ जाता है, वो बौद्ध जो वहाँ से बौद्ध गया से गंडे लेके आए उन्हें बांटता है। अब गंडे खत्म हो जाते हैं लेकिन लालच है ना, लालच बुरी बला है। तो लालच के कारण क्या करता है सुमति, वो नॉर्मल से कपड़ों के टुकड़ों के गंडे बनाकर लोगों को देता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार हम धर्म के नाम पर ऐसी चीज़ें व्यवहार करते हैं, ठीक है। आगे है जागीरदारी का प्रचलन, वहाँ पर लेखक लिखता है तिब्बती ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों, विहार, क्योंकि अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वहाँ मठाधीश होते हैं, मठ होते हैं, विहार होते हैं, जहाँ वही जो जो भी बौद्ध धर्म के मठाधीश होते हैं या जो लोग होते हैं वो वहाँ पर जागीरदारी का काम करते हैं। उनके भिक्षु जो होते हैं उनके एरिया बांट दिए जाते हैं, वो वहाँ से वसूली करते हैं, ठीक है। यही काम होता है उन लोगों का। तो राजा के समान उनको आदर मिलता है, ये चीज़ वहाँ पर देखते हैं कौन, लेखक देखते हैं, ठीक है। तो जब शेकर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नम से, अंडरलाइन करेंगे आप, भिक्षु नम से, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ये भिक्षु नम से, जब कि वहाँ पर जाते हैं, वो बहुत ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भिकमंगों के वेश में देखकर भी लेखक की वेशभूषा का ख्याल न करते हुए लेखक से बहुत प्रेम से मिले। और बहुत अच्छा बौद्ध मंदिर था वहाँ। इसमें कंजूर मतलब होता है बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ, कितनी है, 103 पोथियाँ रखी हुई थी। अब राइटर है, लेखक है, तो पढ़ने, वो भी हिंदी में अनुवादित थी, तो हिंदी में अनुवादित होने के कारण लेखक उन्हें पढ़ने बैठ जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। क्वेश्चन से हम चैप्टर को रिकॉल करेंगे फिर से, ठीक है। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उचित स्थान नहीं मिला। अब इसका रीजन क्या था? इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि सुमति के साथ उनकी मित्रता थी, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर लोग क्या होता था, शाम के समय छंग पीकर जो है होश आवाज़ खो देते थे, होश में नहीं रहते थे। छंग मीन्स है मदिरा। तो इस कारण भी क्या होता था, लोगों को उतना आदर सत्कार नहीं मिलता था, चाहे कोई कितने ही भद्र वेश में क्यों ना हो। लेकिन अगर पहचान होती थी तो उनको रहने के लिए स्थान मिल जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? भाई वही था कि इन लूटपाट की वजह से कहीं उनकी हत्या ना हो जाए, हत्या का भय बना रहता था, क्योंकि वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था। लोग डंडों और लाठी के समान हथियार लेके घूमते थे। अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग से अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उसका कारण मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनका घोड़ा सुस्त था, वो रास्ता भटक गए थे, इस कारण सही रास्ते आने में समय लगा और अपने मित्र से बिछड़ गए, ठीक है। देखो क्षितिज के क्वेश्चन आते हैं 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखने को, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखो, लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये यजमानों के पास जाएगा तो फिर वापस आने में समय लगाएगा। लेकिन जैसे ही उनको वहाँ पर क्या मिली, बुद्ध वचन की अनुवादित ग्रंथियाँ मिली वहाँ पर पढ़ने को, पोथियाँ मिली पढ़ने को, तो उन्होंने कहा भाई तुम ठीक है जाओ, और मैं उनको पढ़ने में रम गया था। तो लेखक जो है वो बुद्ध अनुवादित कंजूर जो हमने पढ़ा था ना, उनको पढ़ने में रम गए थे, इसलिए लीन थे, इसलिए उन्होंने सुमति को जाने दिया। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? भाई सबसे बड़ी बात, ऊंचे चढ़ाई में चढ़ना पड़ा, भारी रास्तों पे चढ़ना पड़ा, और निर्जन रास्तों पे यात्रा करनी पड़ी, कठोर यात्रा करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात, डाकुओं का भय के बीच में यात्रा करनी पड़ी, और कई बार रास्ता भटक भी गए। तो ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने। अगला है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। देखिए अभी हमने पढ़ा, पर्दा प्रथा नहीं थी, जात पात छुआछूत की भावना नहीं थी, स्त्रियों के लिए कोई भेदभाव नहीं था। आपने पढ़ा कि कोई भी किचन में जाकर चाय बना सकता था, ऐसा वहाँ का
व्यवहार था। ठीक है, तो ये हमारा ल्हासा की ओर चैप्टर का एक छोटा छोटा समरी हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए हम लोग इसमें याद क्या करना है, राइटर है, लेखक है जो तिब्बत में ल्हासा की यात्रा कर रहा है। ठीक है, उसके मित्र का नाम है सुमति, और वो वहाँ जाते हैं। वहाँ पर हथियार का कानून नहीं है, हथियार रखने का कानून नहीं है। डांडे के देवता का मंदिर है, डांडा एक निर्जन स्थान है। और लेखक घोड़े से जब यात्रा कर रहा था रास्ता भटक जाता है। और क्या पढ़ा हमने, वहाँ की सामाजिक स्थिति देखी कि जाति पाति छुआछूत पर्दा प्रथा नहीं थी, ये हमने देखा यात्रा वृत्तांत में। और जो जो उन्होंने वहाँ पर चेंजेस देखे, चाहे भौगोलिक हों, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और ढलान है, धूप है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इतना सभी इस चैप्टर में था। ठीक है, तो अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अब। तो बच्चों अगला चैप्टर है श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति। अगर हम लेखक के विषय में जानें तो इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनके विषय के विषय में अगर आते हैं, बस इतना आप ध्यान रखेंगे, उनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं पाठ सार में। पाठ सार से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध, देखिए किस विधा में लिखा गया, निबंध। इससे पहले हमने पढ़ा था ल्हासा की ओर, वो यात्रा वृत्तांत था। उससे पहले हमने पढ़ा दो बैलों की कथा, वो कहानी विधा में लिखा गया था। और ये निबंध विधा में लिखा गया है। अब निबंध किसे कहते हैं, हम निबंध उसे कहते हैं जहाँ पर हमें किसी भी शीर्षक से, किसी भी विषय से संबंधित अच्छी बुरी, लाभ नुकसान फ़ायदा सब कुछ हमें समझ में आए, उसे हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। निबंध मतलब उसको बहुत बड़ी चीज़ों को एक साथ बांधना। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। देखिए ये हमारे आधुनिक समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम बाजार की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। बाजार मीन्स मार्केट, ऑनलाइन मार्केट हो या मार्केट में जाकर कोई भी शॉपिंग करनी है, तो हम किस प्रकार उनके ऑफ़र की जाल में फंसते हैं और किस प्रकार हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग या कुछ कुछ ऐसी चीज़ों की खरीद भी कर लेते हैं जो हमारे यूज़ की नहीं है, जो हमारे उपयोग की नहीं है। देखिए पढ़ते हैं आगे। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पे नहीं है, गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी पे नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। देखिए अब आप इतना शोरगुल सुन रहे हैं, ये क्या है, ये प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली तो है। आप सोचिए 50 रुपये से अधिक के ही पटाखे आते हैं। अगर इतना ध्वनि प्रदूषण करने के बजाय, देखिए जानवर आप सुनते होंगे इस समय, जानवरों को कितना नुकसान होता है, वो भी इधर उधर भागते हैं, पशु पक्षियों, हमारे ही कानों में इतना दर्द हो जाता है। ठीक है, लेकिन नहीं, प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली करनी है ना, करिए, उतनी कीजिए कि दूसरों को भी नुकसान ना हो। लेकिन आप देखिए बिना साइलेंसर की बाइकें जब रोड में दौड़ती हैं तो क्या प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली तो है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सामान्य जन, जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो भी उसे पाना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ा, इससे क्या होगा ना, एक सामान्य आदमी जो होगा, एक गरीब आदमी जो होगा, वो भी एक एक पैसा इकट्ठा करके सोचेगा कि मैं भी वो लूँगा या लूँगी। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने ऐसा परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ेगी। देखो दिखावे की संस्कृति फैलेगी मतलब, माना दीपावली का त्यौहार आ रहा है और हमने धनतेरस के नाम पर बहुत बड़े बड़े हाई फाई खर्चे कर दिए। इससे क्या होगा, हम दिखावा कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। फिर क्या होगा, दूसरा जो देखेगा उसके पास नहीं है तो अशांति उसके मन में होगी, फिर सामाजिक अशांति फैलेगी। सामाजिक अशांति मतलब अमीर गरीब की भेदभावना आ जाएगी, ऊंच नीच की आ जाएगी, स्टैंडर्ड की आ जाएगी, और कम कीमत और अधिक कीमत वाली बात आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिखावे की संस्कृति से क्या हो रहा है, समाज में विषमताएं आ रही हैं, समाज अलग अलग टुकड़ों में बंट रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। अब आते हैं हम चैप्टर में। तो आप समझ गए होंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार मार्केट में हम अलग अलग नामों पर, अलग अलग ऐड पर, विज्ञापन को देख देख कर हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर में। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ, ये हमें क्या समझाता है। ठीक है, ये हमें क्या समझाता है कि हम उपभोक्तावाद के विकास के साथ साथ हमारी जीवन शैली बदल रही है। देखिए आप जीवन शैली को देखिए, हम नाश्ता किस खाने से करते हैं, लंच हमारा क्या खाना है, या हमारा ड्रेसअप सेंस, हमारे कपड़े पहनने की जो शैली है वो किस प्रकार परिवर्तित हो रही है। हम दिन भर में कितने जोड़ी कपड़े चेंज कर रहे हैं, या हम चारों ओर केवल उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। आज लोगों ने उपभोग को ही सुख मान लिया। देखो सुख किसको माना है, उपभोग। उपभोग मीन्स खरीदना, कोई भी चीज़ को खरीदना ही हमारे लिए सुख है।
समाज पूरी तरह से उत्पाद को समर्पित हो गया है। चारों ओर विज्ञापनों की चमक दमक है। आप विज्ञापन की चमक दमक ऐसे ही देख सकते हैं, माना आप एक रोड में निकल रहे हैं, आप बैनर टंगे हुए देखिए, विज्ञापन टंगे हुए देखिए, और लोग उसको देखते हैं और उस ऑफर के नाम पर उसको लेने पहुंच जाते हैं। तो यही क्या है, विज्ञापन की चमक दमक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना सोचे समझे विज्ञापनों के जाल में फंसते जा रहे हैं। बिना विचार किए किसी भी आकर्षक दिखने वाली वस्तु को खरीदने के लिए उसके निम्न गुणवत्ता को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि फैंसी आइटम जो होता है, जो शो पीस आइटम होता है, उसमें गारंटी नहीं होती है, खुद वहाँ पे लिखा होता है, लेकिन फिर भी हम अच्छा दिख रहा है, सिर्फ आकर्षक दिखने की वस्तु को बिना उसकी क्वालिटी जांचे उसको हम ले आते हैं और अपनी खून पसीने की कमाई खर्च कर देते हैं। ठीक है, अगला है विज्ञापनों की होड़। अब होड़ मीन्स क्या होता है, कॉम्पिटिशन। विज्ञापनों की कितनी होड़ हो रही है। लेखक बताते हैं कि बाजार विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। विलासितापूर्ण मतलब जिससे हम सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। विज्ञापन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे रहते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों एवं दैनिक उपयोग से संबंधित सामग्रियों की होड़ सी लग गई है। चाहे टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, सभी वस्तुओं की विशेषताएं बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं। आप एक सिंपल टूथपेस्ट का ऐड देख लीजिए टीवी पर, ये आयुर्वेद से बना है, ये ऋषि मुनियों से बना है, ये नमक से बना है, इसमें नींबू है, इसमें नीम है, मतलब सब कुछ है उसमें। ठीक है, ये ऐसा वाला टूथपेस्ट है, ये सेंसिटिव दांतों के लिए है, ये पीले दांतों के लिए है, ये चमक लाता है, ये बदबू हटाता है, ये जम्स मारता है, मतलब हर अलग अलग स्पेशलिटी दिखा दिखा कर टूथपेस्ट बेचे जाते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग टूथब्रश भी आते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये फलाना है, ढिमकाना है। तो ये सब क्या है, ये वस्तुओं की विशेषताएं बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं। अब आप देखिए संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर। संभ्रांत मीन्स होता है धनी महिलाएं जो होती हैं। आप सभी लोग जो भी वीडियो सुन रहे हैं, आप खुद ही अपनी माताओं के ड्रेसिंग टेबल पे जाना आज और देखना कि जो जो आइटम वहाँ पे रखे गए हैं उनकी जो कॉस्ट है कितनी हाई है। हम रोज़ पढ़ते हैं दूध के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, सब्जी के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। कभी किसी ने ये बोला कि सनस्क्रीन के दाम बढ़ गए क्या होगा, लिपस्टिक के दाम बढ़ गए क्या होगा? कभी नहीं आया उसका। शैम्पू के दाम बढ़ गए क्या होगा? क्यों नहीं, उसके क्यों नहीं आते हैं? शैम्पू के दाम या सनस्क्रीन के दाम या किसी भी प्रोडक्ट के दाम अगर सीधे 100-150 बढ़ जाते हैं, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करता है। लेकिन टमाटर अगर 10 रुपये से 50 रुपये किलो हो गया तो हल्ला हो जाना है ना? तो यही जो सौंदर्य सामग्री सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो हमारे समाज में अभी है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, सौंदर्य सामग्री हैं। तो जहाँ पर कभी भी हमने न्यूज़पेपर में कभी नहीं पढ़ा कि फलाना ब्रांड इतना महंगा है, क्योंकि लोग महंगे से महंगा ब्रांड, खाने के लिए आप सस्ते से सस्ता मार्केट देखते हो, है ना? आप खुद देखो घर पे क्या होता है, खाने के लिए सस्ते सस्ता मार्केट, सबसे सड़ा गला छाँट छाँट के सब सस्ते के नाम पर लेके आते हैं, और ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर महंगे से महंगा ब्रांड लेके आते हैं, है ना? तो पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। हमारे समय में पुरुष क्या करते थे, एक सरसों के तेल से सर से लेके पैर तक अपनी बॉडी का सब कुछ कर लेते थे। लेकिन आज सौंदर्य के मामले में पुरुष भी पीछे नहीं है। उनका साबुन तेल से आगे आफ्टर सेव, कोलोन और घड़ी। घड़ी का उपयोग ले लो आप। घड़ी क्या है, घड़ी का काम होता है समय बताना, लेकिन घड़ी 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की आती है। घड़ी के नाम पर लोग शान दिखाते हैं, भाई 1 लाख 1.5 लाख की घड़ी पहनते हैं। 1 लाख 1.5 लाख की घड़ी पहनने से समय थोड़ी बदल जाना है ना? लेकिन फिर हम क्या करें, दिखावे की संस्कृति अपना रहे हैं। आज वस्तुओं को खरीदना आवश्यकता का विषय ना होकर, ये देखिए ऐड देखिए आप, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर, एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री अगर हमने सुन लिया, हम तो सोचते हैं पता नहीं हमें किस दानदाता ने बांट दिया होगा, जबकि हम ये नहीं सोचते कि कीमत उसने हमसे वसूल ली है पूरी। कोई भी हमको फ्री में नहीं बांटेगा। ठीक है, देखिए दीपावली है, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे। आई होप मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। सब मैंने स्टार्ट कर दिया, इसको आधे में छोड़ नहीं सकते हैं। तो वस्तुओं को खरीदना आवश्यकता का विषय ना होकर प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। देखिए बम फोड़ना भी ना, पटाखे फोड़ना, ये भी अब लगता नहीं कि सिर्फ इंसान मनोरंजन के लिए फोड़ रहा है। हो सकता है प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान दिखाना है। परिधान के क्षेत्र में बाजार महंगे एवं नवीनतम फैशन के वस्त्रों से भरे पड़े हैं, जहां जाकर उपभोक्ता भ्रमित एवं ठगी का शिकार होता है। बहुत से लोग म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर को भी दिखावे के लिए खरीदते हैं। लोग खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल जाने लगे हैं। बच्चों की शिक्षा 5 सितारा स्कूल में होती है। विदेशों में तो लोग पैसे के बल पर अपने अंतिम संस्कार का भी भव्य प्रबंधन अपने जीवन काल में ही करने लग गए हैं। मतलब हमारी संस्कृति भी कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अब सामंती प्रवृत्ति का बोलबाला। सामंती प्रवृत्ति किसे कहते हैं? भारतीय समाज में पहले से ही सामंतवादी प्रथा होने के कारण उपभोक्तावादी संस्कृति को भारत में पांव पसारने का अवसर मिला। देखा जाए तो उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का ही
विकसित रूप है। मतलब उपभोक्तावाद की संस्कृति कहीं ना कहीं क्या दिखा रही है कि भाई जो ब्रांड होते हैं, है ना, ब्रांडेड कपड़े कौन पहन रहा है, वो सामंत हो गया। और वो दूसरे को भी क्या करेगा, जनमानस, जो सामान्य जनमानस होगा वो सामंती होने की कोशिश करेगा, धनी होने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखा जाए तो सामंती तत्व भारत में आज उपस्थित हैं, केवल सामंतवाद की परिभाषा बदल गई है। पहले जैसे गांव का मुखिया होता था वो रौब झाड़ता था, ठीक है, कोई जागीरदार होता था, कोई दरोगा होता था, पहले ना कुछ बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते थे, तो वो सामंती दिखाते थे, अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करते थे। उनके पूरे खानदान में ये सब रईसी दिखाई जाती थी, जैसे नवाब होते थे। तो ऐसे आज उपभोक्तावाद ने इसका एक रूप धारण कर लिया है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी संस्कृति का क्षरण हो रहा है। संस्कृति मतलब हमारे कल्चर इससे संकट में है। दिशाहीन होकर अच्छे बुरे की पहचान से दूर भाग रहे हैं। हम पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करें। देखिए, अनुकरण तो कर ही रहे हैं, अंधानुकरण कर रहे हैं। अंधानुकरण मतलब अंधों की भांति हम देख भी नहीं रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस अनुकरण करे जा रहे हैं। अनुकरण, अनुकरण मीन्स नकल किए जा रहे हैं। हमें ये भी पता नहीं कि हम क्या नकल कर रहे हैं। अपनी संस्कृति पर हमारी पकड़ ढीली होती जा रही है। अंततः इस दिखावे की संस्कृति का क्या परिणाम होगा? विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियों से सम्मोहित होकर किसी अन्य के निर्देशन से हमें दिग्भ्रमित हो गए हैं। दिग्भ्रमित मतलब हम दिशाओं से भ्रमित हो गए हैं, हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, दिखावा करना। एक ही लक्ष्य है, विज्ञापन की होड़ में घुसना। ठीक है, ये बहुत ही चिंतन का विषय है। अब इस संस्कृति का एक बड़ा दुष्परिणाम यह है कि हमारे सीमित किंतु बहुमूल्य संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। ठीक है, अपव्यय मतलब खर्च हो रहा है। जैसे हम नल के नाम पर, अगर माना एक घर में 5 नल हैं, तो हर जगह पानी का वेस्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आपको नल नहीं लगाने चाहिए, लेकिन पानी के वेस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। भले ही हम हमारे अगर हम अर्थ देखते हैं तो 70% पानी की हम बात करते हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं पीने योग्य पानी 2% कुछ है। पीने योग्य पानी तो बहुत कम है ना, सोचिए। तो हम फिर भी हम पानी का इतना क्या कर रहे हैं, अपव्यय कर रहे हैं, बेफालतू में खर्च कर रहे हैं। संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं। सांस्कृतिक अस्मिता अर्थात हमारी पहचान नष्ट हो रही है। अब संबंधों में दूरियां कैसे बढ़ेंगी? हम धनी होते जा रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, हम बड़े से बड़े उत्पाद को खरीद रहे हैं, सामने वाला खरीद नहीं पा रहा है, उसके अंदर कुंठा हो रही है, वो हीनता से है, वो ईर्ष्या की भावना में है, और वो धीरे धीरे क्या होगा, संबंधों में दूरी आएगी। मर्यादाएं टूट रही हैं। मर्यादा क्यों टूट रही है? क्योंकि जिसके पास पैसा है वो सोचता है मेरे पास ही सब कुछ है। वो नैतिकता भूल जाएगा, वो मान सम्मान भूल जाएगा, बड़े छोटे का लिहाज भूल जाएगा। विकास का उद्देश्य नष्ट हो रहा है। विकास का मतलब था कि हमें अपने देश का विकास करना, अपनी संस्कृति का विकास करना, लेकिन हम उपभोग का विकास कर रहे हैं। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता मतलब सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग हो रही है सबकी। सिर्फ अपने आप से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। सोचिए, अगर आज़ादी से पहले हमारे उन वीर शहीदों का भी यही सोचना होता कि हमें तो अपने आप से मतलब है, बाकियों से हमें क्या करना, तो क्या हमें आज़ादी मिल पाती? लेकिन आज का व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है। परमार्थ तो भूल ही गया है। परमार्थ मतलब दूसरों के लिए कुछ कार्य करना भूल गया है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, मतलब कि बस प्राप्त करना है, अपने आप को प्राप्त करना है, अपने लिए प्राप्त करना है। जीवन स्तर में निरंतर उन्नति के कारण समाज के विभिन्न वर्गों में द्वेष बढ़ता जा रहा है, द्वेष की भावना बढ़ती जा रही है। गांधी जी ने इसलिए कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अर्थात इसका मतलब यह है कि माना हम उड़ना तो सीख लें। आप एग्जाम्पल लीजिए मेरे से, आप उड़ना तो सीख लें, लेकिन ज़मीन में पहुंचकर हमें पैरों से ही चलना है, ये कभी ना भूलें। अब हमने पैर ना काटें, हम उड़ना सीख गए, इसका मतलब ये नहीं हमें ज़मीन पे नहीं आना है। तो हम सारी चीज़ों को सीखें। मैं ये नहीं कहती आप वेस्टर्न कल्चर मत सीखो, वेस्टर्न लैंग्वेज मत सीखो, सब सीखो, लेकिन अपने कल्चर को मत भूलो, अपनी संस्कृति को मत पीछे करो। ठीक है, तो ये था आज इस चैप्टर का, ठीक है, समरी। आप समझ गए होंगे। उपभोक्तावाद को सब बताया गया था कि किस प्रकार हम उपभोक्ता के दास बनते जा रहे हैं। अब आते हैं प्रश्नों में। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? मतलब सुख क्या है? मैंने आपको बताया ना, उपभोग ही सुख है। कुछ ना कुछ प्राप्त करना, कुछ ना कुछ खरीदना ही क्या है, आज के समाज में सुख है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? हमारे दैनिक जीवन के सारे तरीके परिवर्तित हो गए हैं, चाहे वो टूथपेस्ट से लेकर खाने के आइटम तक हो, ठीक है, सोने के तरीके से हो, सब कुछ हमारे दैनिक जीवन का प्रभावित हो रहा है उपभोक्तावाद की संस्कृति से। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? देखो, समाज बनता है लोगों से, लेकिन लोगों में मतभेद हो रहे हैं, लोगों में विषमताएं बढ़ रही हैं, लोगों का स्तर घट और बढ़ रहा है। मतलब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और दिखावे की संस्कृति से गरीब अपने आप को गरीब फील कर रहा है। देखो, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, उसको कुछ संसाधन कम मिलेंगे, लेकिन वो हीनता की भावना में कब आएगा? जब अमीर दिखावा करेगा।
जब अमीर क्या करेगा, ये बताने का प्रयास करेगा कि भाई मेरे पास पैसे हैं, देखो मैंने इतना महंगा ये सब चीज़ खरीदा है। तो ब्रांड का नाम अगर हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, समाज के लिए चुनौती है, चैलेंजेस हैं। फिर क्या होगा, तभी जो आजकल चोरियां हो रही हैं, लूटमार हो रही है, ये वही जो कह सकते हैं ना, जो ऐसा निम्न वर्ग था, जो वंचित था इन सारी सुख सुविधाओं से, वो उस सुख सुविधाओं वाले के घर पर अटैक कर रहा है। ये इसी का कारण है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी वही है जो भी मैंने आपको समझाया। तो इस प्रकार आज हमने 3 चैप्टर समझे, 2 बैलों की कथा, ल्हासा की ओर और उपभोक्तावाद की संस्कृति। ऐसे ही बाकी के 3 बचे चैप्टर मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। तो आई होप आप समझे होंगे, आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम से पहले मैं आपके लिए और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।